हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे सेकंड सेम के अंदर सिलेबस है, उसके अंदर जो हमारा थर्ड यूनिट आता है, उसके अंदर थर्ड सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कोalition पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सिनेरियो के अंदर किस तरह से हमें पॉलिटिक्स जो है कोalition बेस के ऊपर उभरती हुई देखने को मिली है। और उसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्रॉस्पेक्ट वर्ड को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, कि क्या हमें कोalition पॉलिटिक्स फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी या नहीं। तो ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं नेचर की बात करूं कि जो कोalition पॉलिटिक्स का नेचर किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोalition पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, कोalition पॉलिटिक्स के की फीचर्स क्या है, वो सारे इस कोalition पॉलिटिक्स के नेचर के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो ट्रेंड्स का मतलब हो गया कि किस तरह से हमें ट्रेंड्स देखने को मिले हैं हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर, जिस तरह से हमारी कोalition पॉलिटिक्स जो है वो टाइम टू टाइम बनती गई है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें एक ट्रेंड देखने को मिला है 1980s के बाद और 2024 के इलेक्शन तक, कि किस तरह से अलग-अलग कोalition पॉलिटिक्स जो है, या अलग-अलग कोalition गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। चलिए शुरू करते हैं। कोalition पॉलिटिक्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि जो कोalition वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो जो कोalition वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड जो था वो था कोलेटियो, जिसका मतलब था कि टू ग्रो टुगेदर, क्या करना है कि आपको एक साथ जो है मिलके ग्रो करना है। टेक्निकली अगर हम कोलिशन वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स को यूनाइट करके एक बॉडी में फिट कर देना, या एक बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स को यूनाइट करना। अगर हम इसी चीज़ को पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल वर्ड के अंदर इसको जोड़ जोड़ दें तो पॉलिटिकल या पॉलिटिकली कोलिशन का मतलब ये होता है कि जब अलग अलग तरह के अलाइंसेस, अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलके अलायंस बना देते हैं, तो वो एक कोलिशन पॉलिटिक्स कहलाई जाती है। कोलिशन पॉलिटिक्स और कोलिशन गवर्नमेंट, ये दोनों को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट फॉर्म कर देती हैं या कोई सी एक पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करती हैं, किस बेसिस के ऊपर? एक उनका एक कॉमन एजेंडा होता है या कॉमन प्रोग्राम होता है, जिसके ऊपर वो सभी एग्री करते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर वो अपनी सरकार बना देते हैं या पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलिशन पॉलिटिक्स का मीनिंग, ठीक है। उसी के साथ अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर जो है ये एक इंट्रोडक्शन का भी हिस्सा हो जाते हैं, और साथ ही ये हमारे जो कोलिशन पॉलिटिक्स का नेचर है उसका भी हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें या इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें कि कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो जेसी जोहरी इनके द्वारा समराइज किए गए हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो है वो कोलिशन पॉलिटिक्स के साथ डील करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला, अगर हम फीचर्स की बात करें कि कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर हमें कौन सा फीचर, प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें एटलीस्ट दो पार्टनर्स का देखना हमें मस्ट हो जाता है, कि वहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी कोलिशन देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमेशा दो या दो से पार्टनर हमें देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये क्या होता है कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन सिस्टम स्टैंड ऑन दिस सिंपल फैक्ट ऑफ अ टेम्पररी कंजक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स या कोलिशन सिस्टम का जो प्रिंसिपल है ना, वो सिर्फ एक सिंपल फैक्ट के ऊपर बेस है कि हमारा एक टेम्पररी कंजक्शन है, हमारा एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने ये कोलिशन पॉलिटिक्स जो है या कोलिशन गवर्नमेंट जो है बनाई है। तो ये भी हमें एक फीचर देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स का। अगर हम कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये एक स्टैटिक नहीं है, ये एक डायनामिक अफेयर है। मतलब ये एक जगह पे जो है वो रुका हुआ नहीं है, ये एक स्टैटिक नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम जो है वो एक चेंज होता रहता है, तभी इसको डायनामिक अफेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोलिशन प्लेयर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं कि एक साथ तो खड़े रहते नहीं हैं, कभी ना कभी तो डिसॉल्व होते ही हैं, और कोई ना कोई ऐसा न्यू मेंबर आ जाता है कि वो कोलिशन के साथ मिल जाता है। तो ये भी हमें एक फीचर देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स का, कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो एक स्टैटिक नहीं है बल्कि एक डायनामिक अफेयर है, जिसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कोलिशन प्लेयर्स हैं, अलग अलग कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, कभी ना कभी डिसॉल्व होते हैं, कभी ना कभी क्या 5 साल के बाद डिसॉल्व होते ही हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कोई न्यू वंस जो मतलब दूसरे कोई और मिलके वहाँ के उनके साथ आके वहाँ पे एक कोलिशन बना देते हैं। तो एक की नोट हमें देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स का। यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिक्स होती है। रिजिड डोगमा हैज़ नो प्लेस ऑन इट। यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी कोई रिजिड आइडियोलॉजी है वो हमें नहीं, यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि सभी के पास एक कंसेंसस होना चाहिए, सभी के साथ एक कोऑपरेशन बिल्डअप होना चाहिए, तभी जाके एक कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो सस्टेन करती है। कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक किस बेस के ऊपर काम करती है, किस बेसिस के ऊपर वर्क करती है, वो उनके पास एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो सबको एक साथ सहमति जुटानी पड़ती है, सबको एक साथ मिलके सरकार बनानी पड़ती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच में नॉट बी आइडियल फॉर ईच पार्टनर ऑफ कोलिशन। मतलब ये होता है कि कोई ऐसी पार्टी है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी विचारधारा जो है वो
अलग है, लेकिन जो कोलिशन में वो जब आके उसकी विचारधारा जो है वो उसके साथ मिल नहीं रही है, तो ये भी हमें वहाँ पे एक इश्यू देखने को मिलता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कभी ना कभी आइडियोलॉजी के अंदर उनका कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, आइडियोलॉजी कभी ना कभी उनकी जो है वो सेम नहीं होती है। उसके बाद हमें क्या यहाँ पे जो एक कोलिशन पॉलिटिक्स का एक और फीचर देखने को मिलता है, वो ये होता है कि यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म होता है। तो प्रैग्मेटिज्म का वर्ड ये हो गया, वर्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस किया जाता है, किसी आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे जो आइडियोलॉजी है वो हॉलमार्क नहीं होती है कोलिशन पॉलिटिक्स की, मतलब यहाँ पे आइडियोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल जो होती है, जो पॉलिटिक्स होती है वो एडजस्टमेंट के बेसिस पे होती है। उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रिजिड प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने साइड रख के उनको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है, तब जाके एक कोलिशन सरकार जो है वो बन पाती है। द पर्पस ऑफ कोलिशन एडजस्टमेंट इज टू सीज द पावर। तो क्या क्या होता है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि कोलिशन एक नेगेटिव कोलिशन होता है और एक पॉजिटिव कोलिशन होता है। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे की क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पहले ये समझ लो कि कोलिशन एडजस्टमेंट का या कोलिशन पॉलिटिक्स का क्या रोल होता है कि पावर को होल्ड करना। तो ये सारे हमारे की फीचर्स आगे कि कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर किसे कहते हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स को जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद अलाइंसेस बना लेती हैं एक तरह की। जैसे हमारे अगर एग्जांपल करें तो यूएपीए और हमारा जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये अलग अलग तरह के हमें अलाइंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इलेक्शन से पहले ही अलायंस बना देती हैं, या तो पावर को होल्ड करने के लिए इलेक्शन के बाद अलायंसेस बनाती हैं, ताकि हमें जो पावर में बने रहें, किसी और को पावर ना मिले, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि जो प्री पोल कोएलिशन होता है उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये एक एडवांटेजेस है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पार्टीज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्री करना पड़ता है, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि पार्टीज टू वो द इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट मैनिफेस्टो। तो मतलब ये होता है कि उनको एक जॉइंट मैनिफेस्टो मिलता है, जो जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको यही मैनिफेस्टो मिलता है कि आपको इस बेस के ऊपर हर एक जगह के अंदर क्या करना है, इलेक्शन को जीतना है। तो इसका एक एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है। अगर हम पोस्ट पोल कोलिशन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है कि ये इंटेंडेड टू इनेबल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू शेयर पॉलिटिकल पावर एंड रन द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको, अगर आप इलेक्शंस के बाद अलायंस बना रहे हो तो आपके अंदर यही मोटिव रहता है कि आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को रन करना है और साथ ही पावर को एंजॉय करना है। तो ये एक हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है कि सिर्फ पावर के ऊपर फोकस किया जा रहा है और गवर्नमेंट को चलाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद की फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से हमें इंडिया के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिली है। On the basis of such definition as well as the light of the fact drawn from the working of coalition government in India since 1989, we can draw the following generalizations। तो ये कह रहा है कि जब से कोलिशन पॉलिटिक्स हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर वर्क काम कर रही है, या जब से जो कोलिशन पॉलिटिक्स है हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं 1989 के बाद 2024 तक, उस सिनेरियो के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, उस फेज के अंदर जो भी हमें कोलिशन पॉलिटिक्स की जो हमें फीचर्स देखने को मिले हैं, उससे हमें एक जनरलाइजेशंस निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है इंडिया के अंदर वो किस तरह से है। तो यहाँ पे हमें जो नेचर है यहाँ पे डिफाइन किया गया, पहला ये कहता है कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो इज है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एफर्ट which some political parties join hand to secure advantageous position in the struggle for power। तो कहता क्या है कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव एफर्ट है। मतलब कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है कि एक साथ मिलजुल के, और कोऑपरेटिव का मतलब यही हुआ कि अपनी सहमति के साथ, अपनी कंसेंसस डेवलप करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक ऐसा एफर्ट लगाना है जिसकी वजह से क्या होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी यहाँ पे, विच सम पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको बताया कि दो पॉलिटिकल पार्टी या दो से ज्यादा एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स एक ऐसा कोलैबोरेटिव, एक ऐसा कोऑपरेटिव एफर्ट है जिसके अंदर अलग अलग पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट एक अलायंस बनाती है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि जब भी वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं तो उसमें उन्हें एक एडवांटेजेस पोजीशन मिलती है। तो इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे कोई पार्टी जो है वो इलेक्शंस लड़ रही है, मान लीजिए एक बीजेपी के अंदर जो है वो दो तरह की पार्टीज हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्शन लड़ रही हैं, पहले तो वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन जब वो अलायंस बना लेती हैं तो उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वोट बैंक उन्होंने बिखरना था, जो अलग अलग पार्टीज ने सिक्योर करके अपने पास रखना था, वो अब क्या हो गया, कोलैबोरेट हो गया और दोनों ने मिलके एक साथ एक अलायंस के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो आपको इसकी एक एग्जांपल देखने को मिलती है, वो है एनडीए अलायंस। तो ये आ गया हमारा कोलिशन पॉलिटिक्स का नेचर, ठीक है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट ये डिफाइन करते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइज की गई होती है दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ठीक है, तो ये आपको पता ही है। उसके बाद बोलता है कि एट सम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ प्री पोल अलायंस, यहाँ पे बात कर रहा है प्री पोल अलायंस की और पोस्ट पोल अलायंस की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्री पोल अलायंसेस होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जब भी आप इलेक्शंस लड़ोगे, मान लीजिए कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस होंगी, उससे पहले ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगी, एक ऐसे कॉमन स्टेज पे आएंगी जिसके अंदर वो खुद एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करेंगे कि हम साथ मिलके जो है वो इलेक्शंस लड़ते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद जैसे अगर वो जीत जाते हैं तो उसमें वो साथ मिलके एक दूसरे को मिनिस्ट्री जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बांट देंगे। तो ये हो गया प्री पोल अलायंस, मतलब कि आप इलेक्शन से पहले ही एक अलायंस बना दे रहे हो। उसके बाद क्या होता है, एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी हासिल करने के बाद, मतलब मेजोरिटी हासिल हो ही नहीं रही है, उसको उसको जो इलेक्शन के टाइम पे उसको कितने वोट सिक्योर करने पड़ते हैं, कितने सीट सिक्योर करनी पड़ती हैं। अगर हम पर्टिकुलरली लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 272 या 273 के आसपास हमें सीटें जो है वो वहाँ पे सिक्योर करनी पड़ती हैं। अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 272 सीट्स नहीं ला पा रही है, मान लीजिए उसकी 200 सीट्स हैं, तो अब वो चाहती है कि सरकार बनाए, तो वो क्या करेगी, दूसरी जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, जैसे मान लीजिए जिसके पास 80 वोट्स हैं या जिसके पास 75 वोट्स मतलब सीट्स हैं, तो वो उसके साथ मिल जाएगी या उसको अपने पास मिलने की कोशिश करेगी, अलायंस बनाएंगी खुद दोनों मिलके, तब जाके वो एक सरकार बना पाएंगे, इफेक्टिव गवर्नमेंट रन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक पोस्ट पोल अलायंस, मतलब इलेक्शन के बाद जब आप एक अलायंस बनाते हो तो वो होता है हमारा पोस्ट पोल अलायंस। तो ये भी हमें एक नेचर देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो बीजेपी का है एनडीए, और यूपीए जो है ये है हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो मतलब अलग अलग पार्टीज हैं उन्होंने एक मिलके बनाया है यूएपीए अलायंस। जैसे अभी इंडिया अलायंस बना था बीजेपी को हराने के लिए, पर्टिकुलरली 2024 के इलेक्शंस के अंदर। तो ये इस तरह के हमें एक नेचर देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एट अ टाइम व्हेन नो सिंगल पार्टी इज इन ए पोजीशन टू गेट अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, देन सम पार्टीज फॉर्म अ coalition after a poll verdict organized a government. The coalition partner exercise power in the states collectively. It is basically a power sharing coalition known as post poll alliance. जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेजोरिटी हासिल कर पा रही है इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ मिलके एक अच्छी मेजोरिटी वाले एक अलायंस बनाते हैं और वो उस तरह से अलायंस बना के गवर्नमेंट बना लेते हैं अपनी, ठीक है, सरकार बन जाती है उनकी। तो वो हो जाता है हमारा एक पोस्ट पोल अलायंस। जैसे इसके अंदर एग्जांपल आ गई, जैसे शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अलायंस महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है पोस्ट पोल अलायंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम पांचवें फीचर की बात करें, पांचवें नेचर की जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि आइदर बिफोर और आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट द कोलिशन पार्टनर प्रिपेयर ए कॉमन प्रोग्राम विच इनकॉर्पोरेट सेट ऑफ म्यूचुअली एग्रीड पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने कोलिशन गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, कोलिशन पार्टनर आपने ढूंढ लिए, तो उनको एक कॉमन प्रोग्राम दोगे, आप उनको ये कहोगे कि हमारा ये एजेंडा है, आपको भी इसके इर्द गिर्द रहना है। आपको ये नहीं करना है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी अलग है और जो सरकार दूसरी पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन जब आप कोलिशन में आए हो तो उसमें आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबको एग्री करना पड़ेगा उन पॉलिसीज उन प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो ये हमें एक चीज़ कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलती है कि आपको जो है वो सहमति जतानी है एक साथ, ठीक है। कोई अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी लेके नहीं आ जाएगा, ना ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और ना ही जो पहली जिसके जो एक अलायंस बना रही है। तो इसके अंदर एक म्यूचुअली एग्रीड प्रोग्राम होना चाहिए। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समटाइम्स सम पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज अ कोलिशन ग्रुप अलायंस आर ए यूनाइटेड फ्रंट फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे आ जाता है वो हमारा नेगेटिव कोलिशन होता है, एक होता है पॉजिटिव कोलिशन। तो इस जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या लिखा गया है, सिर्फ नेगेटिव कोलिशन के बारे में और पॉजिटिव कोलिशन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव कोलिशन क्या होता है। नेगेटिव कोलिशन वो होता है जब कोई भी ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मिलजुल के एक ऐसा अलायंस बनाती हैं, वो ऐसा अलायंस इसलिए बनाती हैं कि जो सरकार बन रही है उसको वो नहीं बनने देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे 2024 की इलेक्शंस हुई, तो उसमें जो बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो छोटी से लेके बड़ी, सब ने मिलजुल के एक इंडिया अलायंस बनाया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमको सिर्फ क्या करना है, बीजेपी को हराना है। तो ये एक नेगेटिव कोलिशन की एग्जांपल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक होता है पॉजिटिव कोलिशन। पॉजिटिव कोलिशन इसलिए होता है कि ताकि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के एक या मतलब दो या दो से अधिक जब एक कोलिशन बनाती है, मिलजुल के एक साथ सहमति जताती हैं,
लेकिन वो किस लिए जताती हैं, ताकि कंट्री को एक बेटर गवर्नमेंट दे सकें, कंट्री को एक इफेक्टिव गवर्नेंस दे सकें। अगर फिर से इलेक्शंस कंडक्ट करानी पड़े तो उस पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय जो एक कोलिशन बनता है उसको हम पॉजिटिव कोलिशन कहते हैं। वो कोलिशन जो है वो एक सरकार को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट और अलायंस आइदर इलेक्ट और सिलेक्ट कोलिशन लीडर इन एडवांस और इलेक्ट सच लीडर आफ्टर इलेक्शंस। तो कहते हैं कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन सरकार, जब कोलिशन अलायंस बनता है, उस समय क्या होता है कि उन कोलिशन वाले लोगों ने, उन कोलिशन पार्टीज ने जो एक दूसरे के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सहमत हुए हैं, वो क्या करते हैं कि पहले ही अपने एक लीडर को इलेक्ट करने की सोच लेते हैं, या पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया होता है कि हमारा लीडर कौन होगा, या तो इलेक्शन के बाद वो जारी कर देते हैं, इलेक्शन के बाद ये बता देते हैं कि हमारा लीडर ये होगा, ठीक है। तो वो सहमति के साथ होता है। एंड उसके बाद बोलता है कि द कोलिशन गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सच पर्सन, ठीक है। यूजुअली द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कोलिशन पार्टनर इज इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ द कोलिशन एज अ होल, एंड ये इलेक्टेड नरेंद्र मोदी फ्रॉम बीजेपी। यूजुअली मतलब ज्यादातर तौर पे ये होता है कि जो लीडर होता है गवर्नमेंट का, वो हमेशा जो कोलिशन पार्टनर है जिसके ज्यादा उस अलायंस के अंदर वोट बैंक है। सीधी सीधी एग्जांपल की बात करते हैं, एनडीए अलायंस के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीजेपी पार्टी थी, उसकी ज़्यादा वहाँ पे हमें सीट्स देखने को मिलती थी एंड मिलती हैं, ठीक है। तो तब जाके उन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी के नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको उन्होंने सरकार का लीडर बना दिया, ठीक है। तो यूजुअली होता क्या है कि जो लार्जेस्ट कोलिशन पार्टनर है, उसी के लीडर को अपॉइंट किया जाएगा एज अ गवर्नमेंट का लीडर, ठीक है। उसके बाद हम 8 पॉइंट की बात करते हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट हैज यूजुअली लार्ज साइज ऑफ कोलिशन मिनिस्टर बिकॉज ऑल द कोलिशन पार्टनर हैव गिवन द birth of a ministry, and the NDA government has the induct of 74 ministers in the council of ministers, and the Congress led UPA government is having a 68 मिनिस्टर्स। तो ये कह रहा है कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उस समय क्या होता है कि हमें हमेशा कौंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लार्ज साइज के अंदर देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई ज़्यादा पार्टनर्स हमें देखने को मिलेंगे सरकार के अंदर, तो उनकी अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ जो है वो उनको पोर्टफोलियो जो है अलग-अलग प्रदान करने पड़ेंगे। जैसे मेरी एक छोटी-सी पार्टी है, लेकिन मैंने भी उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताने का काम किया है, तो मुझे भी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमें क्या मिलता है वहाँ पे कि लार्ज साइज़ हमें कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, तो जो एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाली जो अलायंस है, उसके अंदर हमें हमेशा जो है, हमेशा तो नहीं देख सकते, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली 74 मिनिस्टर्स हमें कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो सरकार को चलाने का काम करते हैं, जिनके पास जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करके रखते हैं, जैसे होम मिनिस्टर की हो गई, रेलवे की हो गई, हेल्थ मिनिस्टर की हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर की हो गई, तो ये सारे कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। तो अगर हम यूपीए की बात करते हैं, जो कि कांग्रेस के द्वारा लेड किया गया एक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसके अंदर हमेशा नहीं, अप्रॉक्सिमेटली 68 जो मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम नाइन्थ नेचर की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ प्री पोल अलायंस आर कोलिशन कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो बट in the elections one coalition partner is in a position to secure a majority in the election, the government is still formed by jointly by all the coalition partners। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब जब भी आपने इलेक्शन लड़ने से पहले ही आपने एक प्री पोल अलायंस बनाया है, अगर वो प्री पोल अलायंस बनने के बाद अगर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद मेजोरिटी हासिल कर लेती है, अब तो ये अब जैसे उन्होंने इलेक्शन के पहले उन्होंने अलायंस बनाया, तो उन्हें ये लगता था कि हम जो है वो नहीं जीत पाएँगे, इसलिए हम अलायंस बना लेते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली वो क्या करते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। लेकिन फिर भी जो उनके साथ जॉइन किए गए कोalition पार्टनर्स होंगे, वो भी उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ मिल-जुल के गवर्नमेंट बनाएँगे। ऐसा नहीं है कि जिससे एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी सिक्योर कर ली है, तो वो ही सरकार को बनाएगी, ऐसा नहीं है। जो कोalition पार्टनर्स होंगे, उनको भी कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 1997 के अंदर क्या होता है कि इलेक्शंस हुई पंजाब के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन, एंड द एसएडी बीजेपी कोलिशन एक था जिसने पार्टिसिपेट किया प्री पोल इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले ही उन्होंने एक अलायंस बना दिया था। जब इलेक्शंस हुई, आफ्टर दीज इलेक्शंस द एसएडी इंडिपेंडेंटली सिक्योर ए मेजोरिटी। तो क्या होता है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंटली सिक्योर कर लेती है मेजोरिटी, और जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी वोट बैंक को हासिल करते हैं, वो भी सीट्स को हासिल करते हैं, लेकिन जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने मेजोरिटी को हासिल कर दिया। लेकिन फिर भी जो कोलिशन पार्टनर्स थे, जैसे एसएडी जो बीजेपी अलायंस था, उसने गवर्नमेंट को बनाया, और वो पावर में रही कब तक? 1997 तक से लेके 2002 तक पावर में रहती है। तो मतलब ये कहने का मतलब यही है कि जो पार्टनर्स होंगे उनको भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है, मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद मेजोरिटी हासिल कर लेती है और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के बिना ही, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे को भूल जाओगे। मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी उसका भी एक श्रेय आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या अपनी जीत के अंदर रखोगे, ठीक है। उसके बाद 10th पॉइंट की बात करते हैं, तो नॉर्मली अ कोलिशन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ स्टीयरिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर
एक्टिविटीज़ एज पार्ट ऑफ द रूलिंग कंबाइन। मतलब ये बोल रहा है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जो कोलिशन ग्रुप होता है या कोलिशन जो सरकार बनती है, तो वो हमेशा एक ना एक कमेटी एस्टेब्लिश करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, ठीक है। या तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को एस्टेब्लिश करेंगे या तो वो स्टीयरिंग कमेटी को एस्टेब्लिश करेंगे, जो इसके अंदर वो क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने जितने भी काम-काज होगा वो उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो on the basis of these above factors, we can say that the coalition politics can come into operation either through a pre-poll alliance and through a post-poll alliance। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इन सब डेफिनेशन से, इन सब नेचर्स से हमें ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स तभी ही आती है सामने, या तो प्री पोल अलायंस होगा या तो पोस्ट पोल कोलिशन अलायंस होगा। तो उससे हमें एक कोलिशन पॉलिटिक्स हमें सामने देखने को मिलती है। वी कैन से दैट आइदर ए नेगेटिव अलायंस, कभी कभी हमें नेगेटिव अलायंस भी देखने को मिलता है और कभी कभी पॉजिटिव पोल अलायंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद टुडे कोलिशन पॉलिटिक्स इज एन ऑपरेशन इन इंडिया एंड नेशनल लेवल एज वेल एज सम अदर स्टेट इन इंडिया। तो वो बोल रहा है कि अगर आज की सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हमें इंडिया के अंदर नेशनल लेवल के अंदर भी कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, और स्टेट्स के अंदर, इंडियन यूनियन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर भी कई स्टेट्स के अंदर हमें जो है वो कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा सेकंड थर्ड डायमेंशन आ जाता है इस क्वेश्चन का, वो आता है कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो कोलिशन पॉलिटिक्स है पर्टिकुलरली ये 1989 के बाद शुरू हो गई थी हमारे इंडियन सिनेरियो के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि ये बोलता है कि इट हैज़ बीन अ क्विक एविडेंट दैट टुडे नो सिंगल नेशनल पार्टी इज इन ए पोजीशन टू गेट अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन एंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो ये बोल रहा है कि अभी के टाइम पे ऐसा हो गया कि कोई कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अकेले ही नेशनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर जो है मेजॉरिटी हासिल कर पाए, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए एंड द फेलियर ऑफ द कांग्रेस इन द 1999 इलेक्शंस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इट अगेन द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस लेड यूपीए अलायंस एंड द फेलियर ऑफ बीजेपी लेड एनडीए इन द 2004, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो अलायंस बनी थी ना, अलग अलग अलायंस बनी, जैसे यूपीए अलायंस बना तो ये कांग्रेस के द्वारा लेड किया जाता था, और अगर अगर हम पर्टिकुलरली बीजेपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एनडीए अलायंस देखने को मिलता है। तो सक्सेस हमें कहाँ देखने को मिलता है, 1999 की इलेक्शन के अंदर बीजेपी का सक्सेस हमें देखने को मिलता है, बीजेपी का नहीं देखने को मिलता है लेकिन बीजेपी लेड अलायंस का देखने को मिलता है जो कि एनडीए अलायंस था। और वहाँ पे हमें फेलियर किसका देखने को मिलता है, यूपीए अलायंस, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, जो कि कांग्रेस के द्वारा लेड किया जाता था, उसका फेलियर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम 2009 की लोकसभा के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द कोलिशन पॉलिटिक्स हैज कम टू बी इन डाइजेंट टू रिमेन अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हमें एक इन्फ्लुएंस निकाल दिया कि अब कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर एक मतलब फीचर बन चुका है कि हमें हमेशा ही कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी इसके बाद। अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करते हैं, 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा बीजेपी लेड एनडीए अलायंस हमेशा हमें पावर में देखने को मिलता है, और वहाँ पे हमें जो कांग्रेस लेड यूपीए अलायंस था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, वो डिफीट के साथ हमें सफर करता हुआ देखने को मिलता है। इवन आफ्टर गेटिंग ए क्लियर मेजॉरिटी इन द 16 एंड 17 लोकसभा इलेक्शन, द बीजेपी प्रेफर टू फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी लेड एनडीए। तो ये बोल रहा है कि जब भी 16 या 17 लोकसभा इलेक्शंस हुई, ठीक है, 16 लोकसभा इलेक्शंस और 17 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान बीजेपी ने अकेले ही मेजॉरिटी को हासिल कर लिया था, अकेले ही उसने 273 या 272 जो सीट्स थी उसको सिक्योर कर लिया था। लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये प्रेफर किया कि मैं अपनी कोलिशन वाली गवर्नमेंट या कोलिशन लेड एनडीए अलायंस है उसके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाऊंगा, उसके साथ मिलकर इंडिया की गवर्नमेंट को चलाऊंगा, ठीक है। तो ये हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें, थ्रू टू मेजर अलायंसेस बीजेपी लेड एनडीए, कांग्रेस लेड यूपीए टू कंटिन्यू द मेजर कंटेंडर्स फॉर पावर्स इन इंडिया। तो सही बात है, हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है, दो ही अलायंसेस ऐसे देखने को मिलता है जो कि नज़रों में है और जो भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो कोई ऐसा बाकी होंगे तो वो छोटे मोटे होंगे, लेकिन जिनकी बराबरी की टक्कर है वो हमें बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है और कांग्रेस लेड यूपीए अलायंस है। थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे लूज फ्लेक्सिबल अलायंस हमें देखने को मिलते हैं, या तो कुछ ऐसे एंटी बीजेपी होंगे, एंटी कांग्रेस अलायंसेस होंगे, या ऐसी सम पॉलिटिकल पार्टी जैसे सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वाली है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जनता दल है, ये भी पता नहीं कौन सी है, बीजेडी है, ये सारी अलग अलग पार्टी जो है ये एक थर्ड फ्रंट अलायंस कहलाती हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहला फ्रंट आ गया, मतलब मान लीजिए एनडीए हो गया, दूसरा आ गया यूपीए, और तीसरे जो हमारे थर्ड फ्रंट वाले बाकी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करते हैं, इट आल्सो अपीयर दैट द फ्यूचर प्री पोल अलायंस will made and after the election result only limited political change will be made in this to this। मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्री पोल अलायंस नहीं होता है, अगर आप, इट आल्सो पेयर दैट इन द फ्यूचर प्री पोल अलायंस विल बी मेड एंड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ओनली लिमिटेड पॉलिटिकल चेंजेस विल बी मेड। तो ये कह रहा है कि जो अलायंस आपने बना लिया है, अब बनाने के बाद अगर आप जीत जाते हो तो जीतने के बाद आप
कुछ इतनी बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ लिमिटेड चेंजेस ही कर सकते हैं उस अलायंस के अंदर। उसके बाद सिंस कोalition गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली एग्रीड कॉमन प्रोग्राम एंड इट सस्टेन इटसेल्फ थ्रू कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, द रोल ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस विल अगेन स्ट्रेंथ द इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या देखने को मिलता है कि जब से कोalition गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर बन रही है, तो हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर एग्री हो जाती हैं, जिसके अंदर हमेशा वो है कंसेंसस डेवलप करती हैं। तो इससे हमें एक हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है कि जिसके अंदर हर एक सेक्शन के हर एक फैक्शन के लोगों की बात सुनी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो अलग-अलग क्षेत्रों से आई हुई, मतलब अलग-अलग आइडियोलॉजी के साथ जो है वो अपना ताल्लुकात रखती है। तो वो अलग फैक्शन के लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी उसकी अलग मैनिफेस्टो होगा, उसकी अलग आइडेंटिटी होगी, वो कुछ एथनिक लोगों से बिलॉन्ग कर सकती है। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि अलग-अलग लोगों की रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है, अलग-अलग लोगों की कंसेंसस हमें देखने को मिलती है कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ नंबर ऑफ अलायंस पार्टनर, ईच ऑफ व्हिच वांट्स टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन इट्स आइडेंटिटी एंड रोल। तो क्या होता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बन गई है, तो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, अलायंस पार्टनर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो है वहाँ पे आइडेंटिटी बनी रहे, उनका जो दबदबा वहाँ पे बना रहे, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल उस गवर्नमेंट के अंदर बना रहे। एंड दिस सिचुएशन इज बोund टू पेव द वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लार्ज साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन को राइज करती है जिसके अंदर हमें एक लार्ज साइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसके अंदर उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन अराइज होती हुई देखने को मिलती है। किस चीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है? जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्रीज होती हैं अलग-अलग मिनिस्टर्स के बीच में, तो उस समय जो है हमें एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन वहाँ पे तैयार होती हुई देखने को मिलती है। तो ये भी एक हमारा ट्रेंड रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है? आफ्टर द 1989 के बाद, ठीक है? The opening of the era of alliance between the national and the regional political parties has given the rise of possibility of the emergence of cooperative competitive bargaining federalism। तो जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे नेशनल लेवल के अंदर भी और जो स्टेट लेवल के अंदर भी, रीजनल लेवल के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना रही हैं। मान लीजिए जैसे सेंटर के अंदर जो है वो, आपको एग्जांपल बताता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2014 के इलेक्शंस हुई, तो उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीडीपी पार्टी हुआ करती थी, ठीक है? तो वो पार्टी पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो उसने क्या किया कि अलायंस बना लिया बीजेपी के साथ। तो इस तरह के जो अलायंसेस बनते हैं, तो उससे हमें ये देखने को मिलता है कि एक कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग फेडरलिज्म एक इंडिया के अंदर इमर्ज होता हुआ देखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव क्या हो गया कि जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं स्टेट लेवल के अंदर, वो एक-दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं कि मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस बना दूँ। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी वही होता है कि जिसके अंदर आप नेशनल लेवल के अंदर भी और मतलब स्टेट के साथ और यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉपरेशन डेवलप हो, एक कंसेंसस डेवलप हो, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी होता है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या हो रहा है कि जहाँ पे आप पावर को एन्जॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हो, आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे जिसकी जीती जाती एग्ज़ाम्पल यही है कि जैसे पीडीपी की पार्टी ने बीजेपी के साथ जो है वो अलायंस बना लिया। पीडीपी की जो आइडियोलॉजी थी वो मतलब कोसों दूर जो आइडियोलॉजी थी उसकी बीजेपी के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने अलायंस बना लिया। लेकिन फिर भी वो अलायंस जो है वो टूट जाता है 2-3 सालों के बाद। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग अ स्टीयरिंग कमिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी इज़ ऑलवेज डीम्ड एसेंशियल एज़ अ कोलिशन अलायंस, नाउ इज़ रिगार्डेड एज़ अ एसेंशियल मैकेनिज्म फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो ये मैंने आपको बताया, जिसके अंदर क्या होता है कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो एक एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं, ऐसी स्टीयरिंग कमेटी बनाते हैं, जिसके अंदर वहाँ पे वो अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको देख सकें, ताकि अच्छे से जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है वो काम कर सके। And Indian politics is bound to witness a continued presence of some negative coalition. Example, there's coalition formed to keep a particular party or alliance away from the power. तो यहाँ पे वो एग्जांपल आ गई कि नेगेटिव कोalition क्या होता है कि हमेशा हमें इंडिया के अंदर जो है नेगेटिव कोalition भी देखने को मिले हैं, ठीक है? जिसके अंदर क्या होता है कि वो एक अलायंस को पावर से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एक अलायंस है, वो पावर में ना आए, बल्कि हमारी पार्टी आए, कोई और पार्टी ना आए। तो ये एक नेगेटिव कोलिशन होता है। एंड द सीपीआईएम एंड मतलब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बाकी की और कुछ और अदर पार्टीज़ होती थी, वो क्या चाहती थी कि बीजेपी को पावर से आउट किया जाए। बीजेपी को जो है वो पावर में नहीं लाने दिया जाए। तो ये एक नेगेटिव कोलिशन हो सकता है, मतलब माना जाता है इसको। एट द टाइम ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन, द थर्ड फ्रंट प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज़ ए एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी। तो जब 16th लोकसभा इलेक्शंस हुई, 16th शायद मेरे ख्याल से 2014 के अंदर हुई या 2019 के अंदर, तो उस समय 2014 के अंदर ही हुई होगी। तो 16th लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो थर्ड फ्रंट
प्रोजेक्ट था, मतलब दो थर्ड फ्रंट जो पार्टीज आती थी जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जो थी वो ये सारी पार्टीज जो थी एक थर्ड फ्रंट पे आती हैं और ये अपने आप को कहलाती हैं कि हम एंटी कांग्रेस हैं और एंटी बीजेपी अलायंस हैं। हम ना ही कांग्रेस की अलायंस को सरकार मतलब पावर में आने देना चाहते हैं और ना ही बीजेपी के अलायंस को पावर में आने देना चाहते हैं। तो इस तरह का हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। और ये जो कोलिशन पॉलिटिक्स है ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर बन चुका है। उसके बाद अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंदर, प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता क्या है? पहले ये प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब समझो आप। तो जो प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि आउटलुक क्या होगा, अब फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर आउटलुक क्या होगा कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब कि क्या हमें फ्यूचर में भी कोलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? जब क्या हमें जब 2029 के अंदर इलेक्शंस होंगी, क्या हमें उसमें भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती हुई देखने को मिलेगी? तो ये होता है हमारा कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या होगा कोलिशन पॉलिटिक्स का इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इस गाइड के अंदर ये इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट से सर्च करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि गाइड्स पे जो प्रोस्पेक्ट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, या जिसे हम आउटकम्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कह सकते हैं, जैसे कि आपने उसको गाइड पे देखा तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे वो सही लिखा नहीं गया है। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, लेकिन मैंने आपके लिए इंटरनेट से एक मतलब अच्छे तरीके से एक फ्रेम करके आउटकम ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया उसको पैराग्राफ में लिखा हुआ पॉइंट वाइज, जिससे आपको एग्जाम के अंदर जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं या अच्छा एक इंप्रेशन पड़ सकता है एग्जामिनर के ऊपर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का एक फ्यूचर आउटकम हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स का देखने को मिल सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंक्रीज्ड रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। मतलब जैसे ही कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर तो उस समय क्या होता है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। कैसे स्ट्रांग हो जाती हैं? तो मतलब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव बार्गेनिंग फेडरलिज्म हो रहा है, मतलब कि नेशनल लेवल वाली पार्टी जो है वो स्टेट के अंदर भी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कर रही है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोलिशन बना के सरकार को खड़ा कर रही हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे कोलिशन पॉलिटिक्स बढ़ती जाएगी उससे हमें एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, वो स्ट्रांग होती जाएंगी, ठीक है। एंड दे विल कंटिन्यू टू प्ले अ की रोल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर्स। तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक कंटिन्यू उनका जो रोल हमें देखने को मिलेगा अगर हम सेंटर के लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करते हैं या फॉर्म होने की बात करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड इसका जो की आउटकम रहता है वो रहता है कि कोलिशन एरा मे रिटर्न। तो इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी कोलिशन गवर्नमेंट विल बी नीडेड। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर देखने को मिलता है कि अगर कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पा रही है तो उस समय हमें कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दिस इज़ लाइकली इन द फ्यूचर लोकसभा इलेक्शंस टू। तो ये ऐसा होने वाला हमें फ्यूचर लोकसभा के इलेक्शन में होने वाला देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकती है या नहीं कर पाएगी। उसके बाद थर्ड अगर इसके की आउटकम की बात करते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स की, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ग्रेटर फोकस ऑन कंसेंसस एंड डायलॉग। मतलब जो कंसेंसस डेवलपमेंट होगा, जो कॉपरेशन के अंदर एक कॉपरेशन के ऊपर एक ग्रेट फोकस देखने को मिलेगा, ग्रेटर फोकस होगा डायलॉग्स के ऊपर, जिसके अंदर क्या होगा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो मोर डिस्कशंस और एग्रीमेंट को प्रमोट करेगी अलग-अलग पार्टीज के अंदर। मतलब कि अपने जो प्लान्स है, अपने जो मैनिफेस्टो है वो सबको एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर एग्रीड करवाएँगी और क्या करेंगी जैसे-जैसे कोलिशन पार्टनर्स होंगे डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, डाइवर्सिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके बीच में एक सहमति डेवलप होगी। तो ये हमें एक फ्यूचर आउटलुक देखने को मिल सकता है एंड इट कैन हेल्प रिड्यूस एक्सट्रीम और डाइवर्स पॉलिसी। तो इससे क्या होता कि जहाँ पे जब भी कोई एक्सट्रीम या डाइवर्स पॉलिसीज बनाई जाएँगी तो उसको ये कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो रिड्यूस करती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कोई कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, तो वो जब अगर मेजॉरिटी खुद हासिल कर पाती तो वो कुछ भी कर सकती थी, वो अपनी मर्ज़ी से कानून कायदे ला सकती थी। लेकिन अब उसको मेजॉरिटी नहीं मिली है, उसने कोलिशन पॉलिटिक्स बनाई है तो उसको उन सारी पॉलिसीज़ को बनाते वक़्त, उन सारी डिसीज़न्स को लेते वक़्त उसको क्या करना पड़ेगा, सबके साथ सहमति जतानी पड़ेगी और इससे क्या होगा कि जो उसका एक क्रूरता, एक एक्सट्रीमिज़्म जो होगा वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। अगर हम कोलिशन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अलग-अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलायंसेस बनाती हैं। तो क्या होता है कि अलग-अलग सेक्शंस के लोग, अलग-अलग सेक्शन के लोगों के लीडर जो हैं वो उस कोलिशन या उस अलायंसेस के साथ जुड़ते हैं। तो जिससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग-अलग डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग-अलग लोगों के इंटरेस्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर। समझने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे कोलिशन पॉलिटिक्स अलाउ डिफरेंट ग्रुप्स जैसे अलग-अलग कास्ट्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, जो कि उनकी वॉइस जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचती है, जब वो अपने साथ जो है एक अलायंस बना लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ। उसके बाद क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनस्टेबिलिटी, यहाँ पे जैसे इनस्टेबिलिटी की बात यहाँ पे ये कर रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे हमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? कि जो कोलिशन पार्टनर्स होंगे वे एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मिनिस्ट्रीज एलोकेट्स होती हैं, मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियो जो है अलग अलग एक दूसरे अलग अलग मिनिस्टर्स को दी जाती है, तो उस समय उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्चुअल जैसी सिचुएशन अराइज होती हुई देखने को मिलती है। जैसे इफ पार्टीज फाइट विद इन द कोलिशन द गवर्नमेंट में फॉल अर्ली। तो ये बोल रहा है कि अगर उन जो लीडर्स हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनके बीच में अगर फाइट हो जाती है या उनके बीच में कोई कंसेंसस डेवलपमेंट नहीं होती है, उनके बीच में कोई कॉपरेशन नहीं रहता है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि जल्दी ही वो जो सरकार है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इंक्रीज इफ कोलिशन आर नॉट मैनेज्ड वेल। तो फ्यूचर में ये कह सकते हैं कि अगर कोलिशन पॉलिटिक्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा, कोलिशन पार्टनर के साथ अच्छे से कॉपरेशन डेवलप नहीं किया जाएगा, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। उसके बाद जो सेकंड जो इसका फ्यूचर आउटकम हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म आप समझते होंगे कि यहाँ पे जो क्लियर कट डिवीजन होती है पावर की सेंटर और स्टेट के बीच में, तो कोलिशन की वजह से क्या होगा कि जो फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर हमने अपनाया है वो स्ट्रेंथ होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा या वो स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिलेगा। पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ्टन डिपेंड ऑन द सपोर्ट फॉर द फ्रॉम रीजनल पार्टीज। तो जैसे कोलिशन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कोलिशन गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? रीजनल पार्टीज की सपोर्ट के ऊपर। एंड दिस गिव मोर पावर टू स्टेट एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब जो है जैसे मान लीजिए कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर जो नेशनल पार्टीज हैं वो रीजनल पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि वो रीजनल पार्टीज को अच्छी ज्यादा कंसिडरेशन में लिया जाएगा, उनको ज्यादा पावर दी जाएगी, उनको जो है अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, क्योंकि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो उन्हीं रीजनल पार्टीज़ के ऊपर तो डिपेंडेंट है, तो इससे हमें प्रमोशन देखने को मिलेगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ठीक है? उसके बाद नीड फॉर मैच्योर पॉलिटिक्स। तो हमें ये मैच्योर पॉलिटिक्स की भी नीड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर कोalition टू वर्क, अगर कोalition सरकार को चलाना है, कोalition गवर्नमेंट को अगर चलाना है, अगर अच्छी गुड गवर्नेंस लोगों को देनी है या देश को अच्छे बेहतर तरीके से चलाना है, तो पार्टीज़ को क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा और सेल्फिश मूव को अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये एक हमें एक नीड देखने को मिलती है कोalition पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है? मतलब ये बोल रहा है कि हमें मैच्योर पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, इमैच्योर पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ आप अपने सेल्फिश गेन के लिए ही काम कर रहे हो। तो हमें जो कोलिशन पॉलिटिक्स का अगर हम काम करने की बात करें, या उसके लिए हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पार्टी जो है उनको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और अपने जो सेल्फिश मोटिव्स हैं उनको अवॉइड करना है। एंड इफ लीडर्स वर्क टुगेदर ऑनेस्टली कोलिशन कैन सक्सीड। तो ये कह रहा है कि अगर लीडर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली वर्क करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, मिलजुल के जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, कोलिशन का हमें सक्सेस देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर आपको जो है एक गुड इंप्रेशन डालना है एग्जामिनर के ऊपर, तो आपको अपने क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन जो है वो जरूर मेंशन करना है। कंक्लूजन के अंदर आप ये लिख सकते हो कि जो आपने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसको समराइज करना है, और समराइज करने के बाद उसको वे फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देना है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए। तो पहले क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है शॉर्ट टर्म के अंदर, एक समरी कह सकते हो, एंड उसके बाद उसको फ्यूचर आउटलुक दे देनी है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स हैज बोथ स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। जो कोलिशन पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमें स्ट्रेंथ्स भी देखने को मिलती हैं और चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें फ़ायदा भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन मिलती है डाइवर्स सेक्शंस को, और भी बहुत सारी जो माइनॉरिटीज़ के व्यू पॉइंट हैं उनको कंसीडर में लिया जाता है, और चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो अगर लीडर्स के बीच में कंसेंसस नहीं है, लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, तो ये एक चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के लिए। एंड इट कैन मेक इंडियन डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव एंड फेडरल बट नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन टू सक्सीड। तो ये क्या करता है कि जो इंडियन की डेमोक्रेसी है, इंडिया का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसको एक इंक्लूसिव एक फेडरल बना सकता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि मतलब सबको साथ मिलकर चलाना है, ठीक है? उसके बाद फेडरल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो स्टेट और सेंटर के बीच में एक अच्छे रिलेशन जो है वो डेवलप हो सकते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर, अगर हम पर्टिकुलरली इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उसके बाद लेकिन फिर भी हमें क्या चीज़ चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत है और कॉपरेशन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो सक्सीड हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये सब टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक आपको जल्द ही मिलेगा। स्टे ट्यून्ड।